और इगाराम मिस्टर फाई और मिस वेडनेसडे के ऊपर लगातार फायर कर रहा होता है। प्रिंसेस विवी भाग जाओ यहाँ से। नहीं इगाराम, मैं तुम्हें छोड़ के यहाँ से नहीं भाग सकती। तभी मिस्टर फाई इगाराम के ऊपर हमला कर देता है, जिससे कि इगाराम घायल हो जाता है और बेहोश हो जाता है। मिस वेडनेसडे, क्या आप सच में एक राजकुमारी हो? अभी ये सब बात करने का समय नहीं है, समझे तुम? और तभी मौके का फायदा उठाकर जोरो भी लूफी को उठाकर लेकर यहाँ से भागने लग जाता है। और तभी इगाराम को होश आ जाता है और विवी को कहता है, मुझे छोड़ दो विवी सामा, आप मुझे छोड़ के यहाँ से जा सकती हो। आपको हमारे होमलैंड के लिए यानी अलाबास्ता के लिए जाना ही होगा। अगर आप वहाँ पर नहीं गई तो हमारा पूरा अलाबास्ता किंगडम तबाह हो जाएगा। और तभी मिस्टर फाई नाक में उंगली करते हुए बोलता है, अगर तुम्हें लग रहा है तुम यहाँ से जा पाओगी तो तुम बहुत बड़ी गलती कर रही हो। तभी अचानक से मिस्टर फाई बीच में आ जाता है और बोलता है, मिस वेडनेसडे आप यहाँ से भाग जाओ, इन कीड़े मकोड़े को मैं संभाल लेता हूँ, एक आखिरी बार बाय बाय मिस वेडनेसडे। और ऐसा बोलकर मिस्टर फाई के ऊपर अटैक कर देता है। और तभी मिस्टर फाई अपने नाक से नेटा निकालकर मिस्टर नाइन के ऊपर अटैक कर देता है, जिससे कि एक बहुत बड़ा धमाका हो जाता है और मिस्टर नाइन दूर जाकर एक तालाब में गिर जाता है। ओह नो मिस्टर नाइन, ये क्या, इसने अपने नाक से इतना डेंजरस अटैक कैसे किया? तभी अचानक से इगाराम जोरो का पैर पकड़ लेता है। ये तुम क्या कर रहे हो? मुझे तुमसे एक बहुत ही बेइंसाफी वाली रिक्वेस्ट करनी है, लेकिन मुझे किसी ताकतवर की जरूरत है। दोनों एजेंट्स के पास डेविल फ्रूट की ताकत है, मैं उनका सामना नहीं कर सकता। कृपया मेरी जगह अलाबास्ता की रानी प्रिंसेस विवी का मदद करो। अगर तुमने उन्हें बचा लिया तो मैं तुम्हें बहुत बड़ा इनाम दिलवाऊंगा। मैं तुमसे भीख मांगता हूँ, प्लीज प्रिंसेस विवी की मदद करो, उन्हें बचा लो। अभी थोड़ी देर पहले तुम हमें मारना चाहते थे, हाँ? और तुम हमसे अभी बात कर रहे हो उसे बचाने की? मैं तुम्हारी मदद नहीं करूंगा। और जैसे ही पैसे की बात सुनती है, अचानक से पीछे नामी प्रकट हो जाती है। अगर तुम हमें 1 बिलियन बेरीज दोगे तो मैं शायद तुम्हारी मदद करने के बारे में सोच सकती हूँ। और इगाराम इतना बड़ा अमाउंट सुनकर हैरान रह जाता है। नामी आखिर तुम जागी कब? मैं तो पहले से जाग रही थी। मैं किसी ऐसे टाउन पर भरोसा नहीं करती जो पायरेट्स का स्वागत करता है। और इगाराम के तरफ मुड़कर बोलती है, अगर तुम चाहते हो कि प्रिंसेस विवी जिंदा बचे तो हमारा 1 बिलियन वाला सौदा तुम मंजूर कर लो, नहीं तो प्रिंसेस विवी उन सभी के हाथों मारी जाएगी। मैं सिर्फ एक सिंपल सा सोल्जर हूँ, मैं इतना बड़ा रिवॉर्ड देने का प्रॉमिस नहीं कर सकता, तो फिर हम उसकी जान नहीं बचा पाएंगे। देखो मैं अभी कुछ कह नहीं सकता, लेकिन अगर तुम लोग ने प्रिंसेस विवी को जिंदा बचा लिया तो मैं तुम लोग की बात डायरेक्ट प्रिंसेस विवी से करा सकता हूँ, जिससे कि तुम अपना सौदा उनसे बात कर सकते हो कि आखिर तुम्हें कितना इनाम चाहिए। तब तो तुम्हें अपना प्रॉमिस निभाना ही होगा। और नामी इगाराम का मदद करने के लिए तैयार हो जाती है। ठीक है, जाओ जोरो, प्रिंसेस विवी को बचा लो। नहीं, मुझे तुम्हारे बिजनेस डील का हिस्सा नहीं बनना है। और जब ये लोग झगड़ रहे होते हैं तभी अचानक से लूफी उड़ जाता है और पता नहीं कहाँ पर जा रहा होता है। भाई इसको कुछ लेना देना ही नहीं, आखिर इधर पे हो क्या रहा है, इसे कुछ तो बताओ कोई। तभी नामी जोरो को याद दिलाती है कि उसने उसे लॉकडाउन विलेज में 1 लाख बेरीज उधार लिया था और उसे 300% इंटरेस्ट के साथ लौटाना था। और ये सुनकर जोरो एकदम हैरान रह जाता है कि नामी ने उसे पैसा वापस मांग रही है, जबकि उसने वो पैसा खर्च भी नहीं किया है। जोरो तुम कितने बेशरम हो, तुम एक अपना प्रॉमिस भी पूरा नहीं कर सकते? और ये सुन के जोरो शर्म के मारे कांप जाता है और नामी जोरो को ब्लैकमेल करने लग जाती है। इसके बाद जोरो प्रिंसेस विवी को बचाने के लिए उसके पीछे जाने लग जाता है। शायद मैं किसी काम का नहीं रहा, चिंता मत करो, जोरो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। अगर प्रिंसेस विवी को कुछ हो गया तो अलाबास्ता खत्म हो जाएगा। चिंता मत करो, तुम बहुत ज्यादा नेगेटिव सोच रहे हो, विवी को कुछ भी नहीं होगा, जोरो गया है उसे बचाने। और इस तरफ हम लोग देखते हैं प्रिंसेस विवी कारू के ऊपर बैठकर यहाँ से भाग रही होती है। और इस तरफ हम लोग लूफी को देखते हैं जो आराम से कहीं पर टॉयलेट कर रहा होता है। और जब वो यहाँ से जा रहा होता है तभी वो देखता है कि आखिर इधर पे हो क्या रहा है। वो देखता है कि यहाँ के सभी टाउन विलेजर्स और सारे बाउंटी हंटर्स गिरे हुए पड़े हैं। और जब विवी यहाँ से भाग रही होती है तभी उसके सामने मिस्टर फाई और मिस वैलेंटाइन आ जाते हैं। फिर विवी अपना रास्ता बदलकर दूसरे रास्ते से भागने का ट्राई करती है। तभी उसके सामने मिस मंडे आ जाती है। तुम आगे जाओ, मैं इन सभी लोग को संभाल लेती हूँ। वहाँ पर नदी के किनारे एक शिप पड़ा है, तुम उसे लेकर यहाँ से भाग जाओ। और तभी मिस्टर फाई मिस मंडे के ऊपर हमला कर देता है और उसे एक ही बार में जमीन पर पटक देता है और एक बहुत बड़ा धमाका होता है। नहीं मिस मंडे। और हमें पता चलता है कि ये मिस्टर फाई जो है उसने बम गम नाम का एक डेविल फ्रूट खाया होता है, जिससे कि वो किसी भी चीज को छुएगा या फेंकेगा वो बम का हो जाता है। और जो मिस वैलेंटाइन है उसने किलो किलो नाम का डेविल फ्रूट खाया है, जिसकी वजह से वो अपने शरीर का वजन कभी भी बढ़ा सकती है। तभी वो अपने डेविल फ्रूट का पावर का इस्तेमाल करके मिस मंडे के ऊपर कूद जाती है और एक बहुत बड़ा धमाका होता है और आसपास का दीवार भी टूट जाता है। तो क्या तुम्हें अभी भी लगता है कि तुम हमसे बच पाओगी? मैं जरूर यहाँ से बचूंगी और अलाबास्ता वापस जाऊंगी। तभी मिस्टर फाई विवी के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन तभी जोरो अचानक से बीच में आकर उसके हमले को डॉच कर देता है और उसके नेटो को 2 टुकड़ों में काट देता है। लेकिन तभी विवी जोरो के ऊपर हमला कर देती है, लेकिन जोरो उसे बताता है कि वो उसे यहाँ पर मारने नहीं आया है बल्कि यहाँ पर उसे बचाने आया है। और इस तरफ नामी इगाराम से पूछती है आखिर बारूक वर्ग आखिर करते क्या हैं और वो किसके लिए काम करते हैं। इगाराम बताता है कि बारूक वर्ग एक सीक्रेट सिंडिकेट है जो एसेसिनेशन और बाउंटी हंटर्स में माहिर होते हैं। यहाँ पर एजेंट्स को अपने बॉस का नाम या चेहरा भी नहीं मालूम होता, लेकिन फिर भी वो अपने बॉस का ऑर्डर फॉलो करते हैं। ये तो काफी अजीब सिस्टम है। उनका गोल एक परफेक्ट देश बनाना है और जो एजेंट अच्छा काम करें उसकी पोजीशन उनके नए सिस्टम में ऊपर होती है। और फिर इगाराम उसके सभी कोड
कोड नेम और उसके सिस्टम के बारे में एक्सप्लेन करता है। वो बताता है कि जिसका कोड नेम जितना छोटा होता है वो इतना ज्यादा डेंजरस होता है। और इस तरफ मिस्टर फाई और मिस वैलेंटाइन जोरो से पूछते हैं, आखिर तुम इसे किस लिए बचाना चाहते हो? इससे तुम्हें क्या मतलब? मैं इसे किसी के लिए भी बचाऊं, तुम्हें इससे क्या करना है? और बेहतर यही होगा कि तुम मेरे रास्ते में ना आओ। तभी हम लोग देखते हैं कि वहाँ पर लूफी आ जाता है और वो बहुत ज्यादा गुस्से में होता है। तुम्हारा थैंक यू लूफी, पर मुझे तुम्हारी अभी हेल्प नहीं चाहिए, मैं इन दोनों को अकेला ही संभाल लूंगा। जोरो, तुमने जो किया है तुम्हें उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। अब तुम देखो जोरो। लूफी, आखिर तुम ये क्या बेवकूफी भरी बातें कर रहे हो? चुप हो जाओ जोरो, मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला हूँ। इन विलेजर्स ने हम लोग को खाना दिया, हमारे साथ पार्टी किया और तुमने उन्हें बुरी तरह से घायल किया। अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला हूँ। और इस तरह प्रिंसेस वीवी इन दोनों का लड़ाई देखकर बोलती है, ये तो कारू से भी ज्यादा गधा निकला। जोरो लूफी को सब कुछ समझाने की कोशिश करता है, लेकिन लूफी किसी की बात नहीं मानता और जोरो के ऊपर अटैक कर देता है। क्या तुम मुझे मारना चाहते हो लूफी? और लूफी लगातार जोरो के ऊपर हमला करता रहता है। तभी जोरो लूफी को एक जोर का लात मारता है, जिससे कि लूफी दूर फेंका जाता है और मिस वैलेंटाइन और मिस्टर फाई दोनों उसके साथ लड़कर दीवार से जाकर टकरा जाते हैं। तभी हम लोग देखते हैं कि उस घर के अंदर एक बहुत बड़ा धमाका होता है और हम देखते हैं कि लूफी मिस्टर फाई को अपने हाथों में टांग कर खड़ा होता है और हम देखते हैं कि मिस्टर फाई का एकदम बुरा हालत होता है। ये तो बढ़िया कसरत था, फाइनली मेरा खाया हुआ खाना पच गया। और ये देखकर वीवी एकदम हैरान रह जाती है, इसने अकेले मिस्टर फाई को हरा दिया, ये तो नामुमकिन है। तभी मिस वैलेंटाइन जोरो के ऊपर हमला कर देती है, लेकिन जोरो आराम से साइड हट जाता है और मिस वैलेंटाइन जाकर जमीन में धंस जाती है। पता नहीं आखिर ये सब करना क्या चाहते हैं। और हम लोग देखते हैं कि जोरो भी लूफी से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। आखिर तुम मरना चाहते हो लूफी? तो तैयार हो जाओ अब। एक मिनट, आखिर तुम दोनों करना क्या चाहते हो? और दोनों के बीच एक ड्यूएल स्टार्ट हो जाता है। चलो देखते हैं हम दोनों में से सबसे ज्यादा ताकतवर कौन है। तुम्हारा हाथ ज्यादा ताकतवर है या मेरी तलवार? हाँ, मैं इसी चीज का इंतजार कर रहा था जोरो। और दोनों एक दूसरे पर ही हमला करके अपने आप को घायल कर लेते हैं और वीवी को लगता है कि यहाँ पर अब सब कुछ खत्म हो गया है और वो दोनों हार चुके हैं एक दूसरे से लड़के। तो फिर वीवी वहाँ से जाने लग जाती है, लेकिन तभी जोरो और लूफी वापस से वहाँ पर आ जाते हैं और दोनों वापस से लड़ना स्टार्ट कर देते हैं। और तभी हम लोग देखते हैं मिस्टर फाई और मिस वैलेंटाइन भी जिंदा होते हैं। अगर हम इनसे हार गए तो ये हमारे लिए बहुत शर्म की बात है। बारूक वर्क में हमारी नाक कट जाएगी और बॉस हमें छोड़ेंगे नहीं। मिस्टर फाई, हम इन्हें अभी भी हरा सकते हैं। और तभी मिस्टर फाई और मिस वैलेंटाइन लूफी और जोरो पर हमला करने के लिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग बारूक वर्क के एजेंट हैं, हम इनसे नहीं हार सकते हैं। हमें अंडर एस्टिमेट करने की कोशिश मत करना। चुप हो जाओ तुम दोनों, हमारे लड़ाई के बीच में आने की कोशिश भी मत करना। और ऐसा बोलकर लूफी और जोरो उन दोनों पर हमला कर देते हैं और उन दोनों को मार कर गिरा देते हैं। भाई मैं तो पहले ही बोल रहा था क्यों लड़ने आ रहे हो खाली फोकट का इनसे। और ये देखकर प्रिंसेस वीवी भी एकदम हैरान रह जाती है, क्योंकि ये लोग बहुत ही ज्यादा ताकतवर थे। इसके बाद जोरो और लूफी वापस से लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं और जैसे ये दोनों एक दूसरे के ऊपर हमला करने वाले होते हैं, तभी हम लोग देखते हैं कि जोरो और लूफी के पीछे एक मॉन्स्टर आ जाती है। और ये मॉन्स्टर गाइस कोई और नहीं बल्कि नामी होती है और ये लूफी और जोरो को मार के वहीं पर गिरा देती है। सालो ये क्या कर रहे हो? और नामी इन दोनों को मार के कुछ पैसे वैसों की बात कर रही थी और बीबी ये सुनती है तो उसे कुछ समझ नहीं आता कि आखिर ये लोग बात क्या कर रहे हैं। इसके बाद नामी लूफी को सब कुछ समझा देती है कि आखिर यहाँ पर हुआ क्या था। अरे जोरो, मुझे पहले बताना चाहिए था ना ये सब हुआ है। साले मैंने तेरे को पहले बताया तो था, तूने मेरी बात कहाँ सुनी? फिर नामी बीबी को डील के बारे में समझाती है, लेकिन बीबी इस डील के लिए मना कर देती है। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती। लेकिन तुम तो एक रानी हो ना, तो तुम्हारे लिए 1 बिलियन बेरीज ज्यादा नहीं होना चाहिए। क्या तुम अलाबास्टा किंगडम को जानती हो? नहीं, अलाबास्टा किंगडम एक बहुत ही शांत और सुंदर जगह हुआ करता था। हुआ करता था का मतलब? अलाबास्टा किंगडम में अभी वॉर चल रहा है और वहाँ के लोग एक दूसरे को ही मार मिटने में लगे पड़े हैं। तब मैंने एक ऑर्गेनाइजेशन का नाम सुना और उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम था बारूक वर्क। और ये लोग अलाबास्टा किंगडम के लोगों को मैनिपुलेट कर रहे हैं ताकि वहाँ का राजा हट जाए। और तब से मैंने डिसाइड किया कि मैं इस गैंग के बारे में पता लगा कर रहूंगी और इसके लिए मैंने ईगाराम का मदद लिया। और वो लोग का असली मकसद है अलाबास्टा किंगडम को अपने कब्जे में करना। वैसे इस गैंग के बॉस का नाम क्या है? तुम लोगों को इसके बारे में नहीं पूछना चाहिए, नहीं तो तुम्हारा जान भी खतरे में पड़ सकता है। मैं तुम लोगों को ये नहीं बता सकती कि वो 7 वॉरलॉर्ड में से एक है जिसका नाम क्रोकोडाइल है। और वीवी गलती से उसका नाम उगल देती है और ये सुनकर दोनों बहुत ही ज्यादा हैरान रह जाते हैं। तभी वहाँ पर वो 2 पंछी जैसे दिखने वाले परिंदे आ जाते हैं और उन्हें देखकर वहाँ से उड़ जाते हैं। और नामी गुस्से से वीवी का कॉलर पकड़ रही होती है क्योंकि वीवी ने उसका नाम सभी के सामने उगल दिया। और इधर जोरो और लूफी आपस में खुश हो रहे होते हैं। जोरो, हमें वॉरलॉर्ड के साथ लड़ने का मौका मिलेगा। हाँ, कितना अच्छी बात है ये तो। और नामी ये सुनकर रोने वोने लग जाती है और फिर यहाँ से जाने लग जाती है। और हम लोग देखते हैं कि वो दोनों परिंदे लोग ने नामी, लूफी और जोरो का तस्वीर बना लिया होता है और वो ये जाके अपने बॉस को दिखाने वाले हैं। और यहाँ पर ये जोरो और लूफी आपस में ही खुश हो रहे होते हैं क्योंकि उन्हें वॉरलॉर्ड से लड़ने का मौका मिलेगा। और यहाँ हम लोग देखते हैं कि नामी एकदम डिप्रेशन में चली जाती है और वीवी उसे शांत कराने की कोशिश कर रही होती है। और तभी हम लोग देखते हैं वहाँ पर ईगाराम आ जाता है। अरे भाई, ये क्या पहना है इसने वीवी जैसे कपड़े क्यों पहने हैं? प्रिंसेस वीवी, आपको जल्दी से यहाँ से निकलना पड़ेगा। उन लोग ने आप
आपके आइडेंटिटी के बारे में जान लिया है। अब वो आपको पकड़ने के लिए हजारों एजेंट्स को आपके पीछे लगा सकती हैं। मैं अलाबास्टा किंगडम के लिए निकल रहा हूँ, आप इन पायरेट्स के साथ सेल कर लीजिए। वैसे इगाराम, क्या ये क्रोकोडाइल सच में ताकतवर है? हाँ, वो बहुत ज्यादा ताकतवर है। वो 7 वॉरलॉर्ड में से एक है और उसके सिर पर 80 मिलियन बेरीज है। क्या कहा? 80 मिलियन बेरीज? ये तो आर्लोंग से भी 4 गुना ज्यादा है। क्या आप सभी लोग प्रिंसेस वीवी को लेकर जा सकते हो? हाँ जरूर। इसके बाद इगाराम जाते जाते प्रिंसेस वीवी से इटरनल पोज मांगता है। ये इटरनल पोज क्या होता है? फिर इगाराम बताता है कि इटरनल पोज भी लोगोपोल जैसा ही होता है, बस वो किसी एक पर्टिकुलर आइलैंड पर सेट होता है, जिससे कि कोई भी इंसान कभी भी अपने सेट किए हुए आइलैंड पर जा सकता है। ठीक है प्रिंसेस वीवी, मैं चलता हूँ, आप अपना ख्याल रखना। इसके बाद इगाराम अलाबास्टा किंगडम की ओर निकल पड़ता है और तभी हम लोग बहुत सारे हाथ को देखते हैं और तभी इगाराम के शिप के ऊपर एक बहुत बड़ा धमाका होता है, जिससे कि बहुत बड़ा आग लग जाता है और इगाराम का शिप पूरी तरह तबाह हो जाता है। और ये देखकर सभी का मुंह खुला का खुला रह जाता है। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा होता है कि आखिर ये हुआ क्या। और इस दुर्घटना से वीवी सदमे में चली जाती है और अपने होठ को चबाने लग जाती है और तभी नामी उसे गले लगा लेती है। तुम चिंता मत करो वीवी, हम तुम्हें सही सलामत अलाबास्टा किंगडम पहुंचा देंगे। और सभी लोग गोइंग मैरी की ओर निकल पड़ते हैं और हम लोग देखते हैं यहाँ बार में सांजी और उसप अभी भी सोए हुए होते हैं। तभी वहाँ पर लूफी आता है और उसप का नाक पकड़ता है और सांजी का पैर पकड़ के उन्हें गोइंग मैरी की ओर खींच कर लेके जाने लग जाता है और सभी लोग गोइंग मैरी में बैठकर दूसरे आइलैंड की ओर निकल पड़ते हैं। तभी सांजी और उसप बोलते हैं, ये सब क्या कर रहे हो तुम लोग? इतनी जल्दी इस आइलैंड से क्यों जा रहे हो? मुझे यहाँ पर एक दिन और रहना है। और इन दोनों को सभी लोग समझा रहे होते हैं, लेकिन ये दोनों किसी की बात नहीं सुन रहे होते हैं। तभी नामी इन्हें अपने तरीके से समझा देती है। इसके बाद हम लोग देखते हैं गोइंग मैरी विस्की पीक से थोड़ा दूर पर आ जाता है। तभी हम लोग देखते हैं शिप के ऊपर एक मिस्टीरियस सी वुमेन आकर बैठी होती है और गाइस इस लड़की का नाम होता है मिस ऑल संडे, यानी ये क्रोकोडाइल को जानती है और उसके बहुत ही ज्यादा करीब है और इसी ने इगाराम के शिप को ब्लास्ट किया था। और जैसे सभी को पता चलता है कि ये क्रोकोडाइल की पार्टनर है और इसी ने इगाराम के शिप को ब्लास्ट किया है, तो सभी लोग उससे लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। सांजी और उसप उसके ऊपर अपने बंदूक से निशाना तान लेते हैं। तभी हम लोग देखते हैं सांजी और उसप हवा में उड़ने लग जाते हैं। तब वीवी बताती है कि मिस ऑल संडे के पास डेविल फ्रूट की पावर है और हम लोग सांजी को देखते हैं, भाई इसके आंख में फिर से दिल विल बन गया। और तभी वो लूफी का हैट अपने पास खींच लेती है। तो तुम इस शिप के कैप्टन हो मंकी डी लूफी? और इसे लूफी बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है क्योंकि मिस ऑल संडे ने उसका हैट ले लिया होता है। फिर मिस ऑल संडे वीवी के हाथ में इटरनल पोज देती है और बोलती है कि तुम सभी लोग लिटिल गार्डन को स्किप कर सकते हो और सीधा अलाबास्टा आ सकते हो। अगर जिंदा बचे तो तुम जरूर वहाँ पर आ सकते हो। हमारे एजेंट्स में से कोई भी नहीं जानता कि तुम लोगों का लोकेशन क्या है, तो चिंता मत करना, तुम लोगों का पीछा कोई भी नहीं करेगा। तभी लूफी वीवी के हाथ से इटरनल पोज को ले लेता है और उसे तोड़ देता है। तभी नामी उसे गुस्से में एक लात मारती है। अबे गधे के बच्चे, कभी तो दिमाग से सोच लिया कर। उसने हम लोग को अलाबास्टा जाने के लिए डायरेक्ट रूट दिया और तूने उसको एक ही बार में तोड़ दिया। फिर लूफी मिस ऑल संडे से बोलता है, तुम ये डिसाइड नहीं करोगी कि हम लोग को कहाँ पर जाना है और कहाँ पे नहीं जाना है। और तभी मिस ऑल संडे हंसती है और यहाँ से जाने लग जाती है। अगर किस्मत में लिखा रहा तो हम दोबारा जरूर मिलेंगे। और ऐसा बोलकर वो अपने सवारी के ऊपर चढ़ जाती है और हम लोग देखते हैं मिस ऑल संडे का सवारी एक सी मॉन्स्टर होता है और उसके ऊपर से बैठकर वो यहाँ से निकल जाती है। इसके बाद लूफी और बाकी सभी लोग लिटिल गार्डन की ओर निकल पड़ते हैं। तो गाइस आज की वीडियो में इतना ही था और इसी के साथ हमारा विस्की पीक आर्क यहीं पर खत्म होता है। अगले वीडियो में हम लोग लिटिल गार्डन आर्क को कंप्लीट करने वाले हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।